नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम आपको यूपी जीके का हिस्ट्री सेक्शन करवाने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ही सारे पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक अभी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे चैनल की सभी पीडीएफ्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये बेहतरीन सेशन। तो पहला प्रश्न है आपका कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? पेट 2025 में पूछा गया था, सारनाथ में। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। इस ऐतिहासिक घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया? सही उत्तर है आपका 1765 में। यूपी ट्रिपल एजीटीए 2025 का प्रश्न है। अगस्त 1765 में इलाहाबाद में दो संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम संधि पर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के मध्य हस्ताक्षर हुए। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई। नई कंपनी द्वारा हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए दिए गए और अवध में कर मुक्त व्यापार की छूट दी गई तथा शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? तो सही उत्तर है आपका सवाई गोदो। उन्नाव जिले का पूर्व नाम सवाई गोदो था। लगभग 1200 साल पहले यह शहर अपने घने जंगलों से घिरा हुआ था। चौहान राजपूत गोदो सिंह ने 12वीं शताब्दी के तीसरे चतुर्थांश में सवाई गोदो नामक शहर बसाया था। तो वर्तमान में उन्नाव जिले का क्षेत्रफल 4548 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 6 तहसीलें हैं और 16 विकासखंड है। प्रसिद्ध नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी इसी जिले में स्थित है। ठीक है, तो सवाई गोदो किसका पुराना नाम था? तो उन्नाव जिले का पूर्व नाम सवाई गोदो था। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? बताइएगा, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सफदरजंग ने। किसने? सफदरजंग ने। लखनऊ के नवाब सफदरजंग ने बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था, जबकि मूल बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे असफी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1784 में अवध के नवाब आसिफ उद्दौला द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर। यह भवन लखनऊ की सबसे भव्य इमारतों में से एक और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। तो नवाब, ये जो बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये नवाब सफदरजंग ने बनवाया था। और जो पुराना इमाम बाड़ा है, जो मूल बड़ा इमाम बाड़ा है, जो असफी इमाम बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण 1784 में अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की शुरुआत की। उन्होंने 1898 में बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यही कॉलेज बाद में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में विकसित हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। वह एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, कवित्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। वह भारत के किसी राज्य उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। कविता में उनके योगदान और स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन हो जाएगा बी, अकबर।
उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने वर्ष 1571 में की थी। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है। यह शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए पटियाली। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले वर्तमान कासगंज उत्तर प्रदेश के पटियाली में वर्ष 1253 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों के शासनकाल को देखा और उनके साथ काम किया। अमीर खुसरो सूफियों विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफी नजदीक थे। उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी इलाहाबाद। 1857 की क्रांति के बाद वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी। उत्तरी पश्चिमी प्रांत तथा अवध के क्षेत्र में बटे उत्तर भारत को लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। 1920 में ईस्वी में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। सन 1921 में प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ पूर्णतः स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो सही उत्तर है आपका ए वक्त खान। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खान ने भारतीय स्वतंत्र बलों के दिल्ली राज्य क्षेत्र में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 1797 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। इनकी मां अवध की राजकुमारी थी। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बख्त खान की मृत्यु 1859 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्रश्न आपका यूपी SSSC द्वारा 2025 में पूछा गया था। तो इतिहास के प्रश्न काफी गहराई से पूछे जा रहे हैं। 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई नजराना और बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग की। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन किया। चरण सिंह द्वारा ये स्थापित थी। तो सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन डी। केवल 4 सही हैं। वो कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। ये सही है। ये किसान सभा किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। ये भी सही है। इस सभा ने नजराना और बेगार प्रथा का उन्मूलन करने का विरोध किया। ये भी सही है। इस किसान सभा ने गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया और उनका समर्थन किया। ये भी सही है। 5वां गलत है क्योंकि इस सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी, ना कि चरण सिंह ने। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं से मिलान करें। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन बी। ठीक है। तो एक आपका बेगम हजरत महल लखनऊ से है, इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, मेरठ में कदम सिंह और मथुरा में देवी सिंह। अगला प्रश्न है आपका एका आंदोलन 1921 और 1922 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह आपसे पूछा गया है। गलत कथन आपका बी है। हम लोग सही कथन पढ़ लेते हैं। एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ, बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया था। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। यह आंदोलन उच्च लगान दर, किसानों का उत्पीड़न एवं शोषण, नजराना लेने के अत्याचारों के विरुद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के निकट जायसी के रहने वाले थे। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।
उनकी पद्मावत रचना प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं अखरावट और आखिरी कलाम है। यूपी ट्रिपल एससी मंडी सचिव ग्रेड 2 2025 का प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है आपका कि मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में कार्य किया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर राष्ट्रीय नेता बनने से पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया। वह 1970 से 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1965 में वे कांग्रेस में शामिल हुए और 1967 में कांग्रेस संसदीय दल से के महासचिव चुने गए। अगला प्रश्न है आपका कि अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था? तो सही उत्तर है आपका बिठूर। कानपुर का गठन अवध के शासन के अंतिम चरण में कई गांवों को मिलाकर किया था। इनमें सीसामऊ, कुरशवा, पटकापुरा, जूही गांव शामिल थे, जबकि बिठूर इसमें शामिल नहीं था। इस शहर की स्थापना सचेंदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कानपुर का मूल नाम काहनपुर था। अगला प्रश्न है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो सही उत्तर है आपका मराठा सत्ता का। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठों का सत्ता पर नियंत्रण था। अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा आदि पर अधिकार कर लिया। आगरा शहर की स्थापना वर्ष 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्तित्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी भूमिका दी गई है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आपका जो सही है बिल्कुल सुमेलित है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। कारू भगत रानीपुर से स्वतंत्र सेनानी थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से अग्रणी व्यक्तित्व थे और खान अब्दुल बहादुर खान ने बरेली में सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1857 के विद्रोह स्थल और विद्रोह प्रारंभ की तिथि। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी। झांसी में विद्रोह 10 मार्च नहीं 8 जून 1857 को शुरू हुआ था। बैरकपुर 29 मार्च 1857, मेरठ 10 मई 1857 और लखनऊ 4 जून 1857 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो सही उत्तर है आपका खान बहादुर खान। इनके द्वारा 31 मई 1857 को बरेली में आजादी की घोषणा की गई। अंग्रेजों ने इन्हें 24 फरवरी 1860 को मौत की सजा दी थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये हड़प नीति के द्वारा बनाया गया था, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते थे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस नीति के अनुसार किसी भी भारतीय रियासत का दर्जा उस समय समाप्त मान लिया जाता था जब उसका कोई वयस्क प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता था। अगला प्रश्न है आपका कि अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सितंबर 1803 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के दौरान 27 सितंबर 1803 में अलीगढ़ किले में अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो हुआ था 1775 से 1782 वारेन हेस्टिंग्स के समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के दौरान 27 सितंबर 1803 में अलीगढ़ किले में अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किसने किया था? तो ये काम अकबर ने किया था। और 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, विधानसभाओं के अंदर
पहुंचकर उनका नाश करने के लिए। वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। इसके अध्यक्ष सीआर दास तथा सचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसका प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस के विधानसभाओं में पहुंचकर उनका नाश करना, उनमें बाधा डालना था। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहां दर्ज हुई? इलाहाबाद हाईकोर्ट 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बनारस में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर बीएचयू की स्थापना समारोह में भाग लिया। 6 फरवरी 1916 को बनारस में गांधी जी ने अपना प्रथम भाषण दिया, जो उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक उपलब्धि थी। प्रश्न है आपका कि चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में कहां हुई? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन आपका गोरखपुर। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। किसानों की उग्र भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहां दिया था? सही उत्तर है आपका ए सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम वाराणसी में 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया था। गौतम बुद्ध के इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित रिक्त स्थान में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। सही उत्तर है आपका ए संकसिया। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित संकसिया में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों संतों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य गुजरात से संबंधित थे, भारद्वाज प्रयाग से संबंधित थे, अत्रि चित्रकूट से संबंधित थे और पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी मेरठ। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को रविवार को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से प्रारंभ हुआ था। विद्रोही सैनिकों ने अपने अधिकारियों की हत्या कर दी और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इससे पूर्व 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है आपका कि पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी स्थापना मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गई थी और इसे हवा महल भी कहा जाता है। यह पिरामिड के आकार में बना फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। अगला प्रश्न है आपका कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी बनारस। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी बनारस के भेलपुर में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर उन्होंने 84वें दिन ज्ञान प्राप्त किया और सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया। अगला प्रश्न है आपका कि संत कबीर किसके शिष्य थे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी रामानंद के। संत कबीर स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रामानंद 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत के गंगा नदी क्षेत्र में प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निपुण निर्गुण व ज्ञान मार्गी शाखा के महान कवि थे, तो ध्यान रखिएगा ये बातें। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अकबर। मरियम उज जमानी का मकबरा जोधाबाई अकबर की हिंदू पत्नी का मकबरा है। तो अकबर की जो हिंदू पत्नी थी जोधाबाई, उनका मकबरा है। यह आगरा के पास सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पश्चिम में स्थित है। इसे जहांगीर ने अपनी मां की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? तो सही उत्तर है आपका पहला उपदेश। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। पहला धर्मोपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है।
जो सारनाथ हिरण पार्क में दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एआरओ एग्जाम में पूछा गया था कि दीवाने ए आम निर्मित संगमरमर से लाई गई है, तो कहां से लाई गई है? मकराना से। आगरा के किले में दीवाने आम का निर्माण शाहजहां द्वारा मकराना के संगमरमर से कराया गया था। यह शाहजहां के काल की प्रथम पूर्ण संगमरमर निर्मित इमारत थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लोकप्रिय बनाया। उन्होंने वर्ष 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, हजरत महल ने। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सहारनपुर में। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1866 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम में हुआ था। इसे मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो देवबंद आंदोलन है सहारनपुर से शुरू हुआ था और यह वर्ष 1866 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए में बनाया गया था। तो कब बनाया गया था यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका बी, 1924 में। अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने एचआरए की स्थापना की थी। वर्ष 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान हैं जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब आगरा अवस्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया? तो चौरी चौरा घटना के कारण लिया था और यह 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। इस घटना से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस महापरिनिर्वाण कहां पर ली थी? तो सही उत्तर है आपका कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किया, जहां 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अशफाक उल्ला खां। अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती काकोरी ट्रेन एक्शन की थी। इसमें अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद अयोध्या में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मथुरा। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा मथुरा में पाई गई है। इन्होंने ही 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका कि सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? तो सही उत्तर है आपका ह्यूरोज ने कहा था। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें सबसे खतरनाक विद्रोही नेता कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े थे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत धर्म महामंडल से पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत करीब से जुड़े थे। यह संगठन रूढ़वादी हिंदू मान्यताओं की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका विधायिका में प्रवेश करना तथा इसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया था।
इसका उद्देश्य विधान परिषद में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का विरोध करना था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? तो सही उत्तर है आपका ए रविदास। वाराणसी के पास स्थित सीर गोवर्धनपुर भक्ति काल के प्रसिद्ध संत रैदास का जन्मस्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन एवं प्रथम सम्मेलन 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नया नाम क्या रख दिया है? तो सही उत्तर है आपका काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इस ऐतिहासिक घटना का नाम बदलकर सम्मानपूर्वक काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि 4 सिरों वाला शेर जिसका भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, कहां पर स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है, वाराणसी में। अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जिससे लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अयोध्या अभिलेख। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र में किसान आंदोलन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व प्रदान किया और 1920 में प्रतापगढ़ मार्च निकाला था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सही उत्तर है आपका ए अकबर के। वे तानसेन के गुरु भी थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बुद्ध के निर्वाण स्थल के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। और यहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में संगीतकार थे? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अकबर। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म बॉम्बे मुंबई में हुआ था, जबकि नेहरू जी, इंदिरा जी, बीपी सिंह का जन्म प्रयागराज में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि परमहंस योगानंद का जन्म स्थान का नाम बताइए। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी गोरखपुर। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कृति एक योगी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? तो सही उत्तर है आपका रामबाग। आगरा का रामबाग जो है वो बाबर द्वारा 1528 ईस्वी में बनवाया गया था, ना कि अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है, ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां काल में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका शाहजहां के द्वारा। ये पूर्ण रूप से संगमरमर से बनी मस्जिद है और ये आगरा किले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि 2009 में उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी आलमगीरपुर। मेरठ जिले के आलमगीरपुर में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिलने से यह सिद्ध हुआ कि इसका विस्तार पूर्व में उत्तर प्रदेश तक था। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो सही उत्तर है आपका धम्मेक स्तूप। सारनाथ के धम्मेक स्तूप के स्थान पर भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। देखिए, बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार चौखंडी स्तूप पर मिले थे, लेकिन उन्होंने पहला उपदेश धम्मेक स्तूप पर दिया था और आयोग ने भी इसका उत्तर धम्मेक स्तूप
माना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मथुरा। प्राचीन सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रावस्ती। प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास यहीं व्यतीत किए थे। अगला प्रश्न है आपका सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ क्रांतिकारी दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके क्रांति का स्थान दिया गया है। तो नाना साहब कानपुर से, हजरत महल लखनऊ से। यूपी पीएससी 2023 का प्रश्न है और इसका जो सही ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, खान बहादुर खान बरेली से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो सही उत्तर है आपका श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत यानी कि अयोध्या थी। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है आपका ए, मोतीलाल नेहरू ने। 1909 में आगरा में आयोजित संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि फतेहपुर सीकरी के को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ है जीत। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो यह फारसी भाषा से लिया गया है। अकबर ने गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा था। अगला प्रश्न है आपका कि तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो यहां पर केवल एक सही है। तुलसीदास का जन्म जो है बांदा, अब चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था, यह कथन सही है। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। गीतावली उनकी एक रचना है, तो दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो यहां पर खान बहादुर खान थे। अगला प्रश्न है आपका कि 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो सही उत्तर है आपका कानपुर। अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में बैठक हुई और एचआरए की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है आपका निम्बार्क। सनकादि संप्रदाय हंस या देवर्षि संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य थे। इनका प्रमुख सिद्धांत द्वैतवाद है। मथुरा के पास इनका प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है आपका किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? सही उत्तर है आपका टेवर्नियर ने। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुए। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? यूपीएससी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका डी, हुलास। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस काकोरी कांड 1925 से नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से संबंधित थे।
अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 8। इनका नाम है काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, कुरु, सूरसेन और पांचाल। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिए गए हैं जो महाजनपद, और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की अहिछत्र थी, कौशल की साकेत श्रावस्ती थी और वत्स की कौशाम्बी थी। अगला प्रश्न है आपका कि नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आरओ यारो मेंस 2016 का प्रश्न था। सही उत्तर है आपका फैजाबाद। अगला प्रश्न है आपका कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर है आपका ए हुसैन शाह। सरकी वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने की थी, जबकि इसका अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी एम ए अंसारी। कानपुर कम्युनिस्ट षड्यंत्र 1924 में मुजफ्फर अहमद नलनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ऐसे डांगे आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, मुजफ्फरनगर जिले में, जहां से बड़ी मात्रा में सोने के छल्ले आदि हड़प्पाई पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? आरओ यारो मेंस 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका कालिंजर। शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में बांदा स्थित कालिंजर किले के विरुद्ध था, जहां बम फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका बी देसलपुर। हुलास सहारनपुर में है, आलमगीरपुर मेरठ में और मांडी मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो सही उत्तर है आपका राज्यपाल। महमूद गजनबी के कन्नौज आक्रमण 1018 ईस्वी के समय वहां गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था, जो बिना लड़े ही भाग गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका सी जौनपुर। सरकी शासक के काल में शिक्षा काल और साहित्य का महान केंद्र होने के कारण जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 1797 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का मिलान करें। तो कानपुर का कब हुआ था आपका? 1925 में। लखनऊ अधिवेशन, बनारस अधिवेशन और मेरठ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी कानपुर की। मेरठ 1946 जेबी कृपलानी थे। लखनऊ में 1916 एसी मजूमदार थे और बनारस में 1905 गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो सही उत्तर है आपका बी 1833 ईस्वी में। यूपीपीएससी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी जेजाक भुक्ति कौशाम्बी। जेजाक भुक्ति प्राचीन काल में बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम था, ना कि कौशाम्बी का, अतः यह विकल्प गलत सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था? सही उत्तर है आपका डी कन्नौज। 2015 में यूपी लोअर में पूछा गया प्रश्न था। कन्नौज के प्राचीन काल में महोदय श्री, कान्यकुब्ज और इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है आपका राजा चेत सिंह ने। 1780-81 में वारेन हेस्टिंग्स के अत्याचारों के खिलाफ बनारस के राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान
आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? यूपीपीएससी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी गोरखपुर। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को प्रयागराज में और राजेंद्र लाहेड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था, तो इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। अवध का एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व मुख्य रूप से मदारी पासी ने किया था, जो किसानों का एक विद्रोह था। अगला प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में 1936 में। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव एनजी रंगा थे। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी एनजी रंगा। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के महासचिव एनजी रंगा चुने गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? बुद्ध, राम, नवाब, महाराज। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1, 2 और 3। उत्तर प्रदेश की संस्कृति के ऐतिहासिक पूर्व काल में बुद्ध, राम यानी कि हिंदू धर्म तथा नवाब यानी कि मुस्लिम संस्कृति शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो यह विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय वहां का नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है आपका कि मंगल पांडे सिपाही थे, तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला प्रश्न है आपका कि महलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी? तो सही उत्तर है आपका बी उत्तर प्रदेश में। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी। इसकी जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे। अगला प्रश्न है आपका कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहां अवस्थित है? तो सही उत्तर है आपका कुशीनगर में, जिसे बुद्ध की मृत्यु स्थल के रूप में जाना जाता है। यहां पर रामाभर स्तूप भी स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां अवस्थित है? तो सही उत्तर है आपका बी बिठूर में। कानपुर के निकट बिठूर ब्रह्मवर्त तीर्थ में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका नैमिषारण्य। सीतापुर जनपद में स्थित नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की तपस्थली है, जहां पर 60,000 मुनियों की सभा में महाभारत का वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपद में से किस एक में उपस्थित है? तो ये सीतापुर में है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत दी गई है, दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी 84 गुंबद जालौन कालपी में, जामा मस्जिद मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्मारक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके भग्नावशेष दिए गए हैं। तो स्थान और भग्नावशेष का आपको मिलान करना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ स्मारक या भग्नावशेष है। तो सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन सी कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर में रामाभर स्तूप और सारनाथ में धम्मेक स्तूप और श्रावस्ती में सहित महत स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो ये पटियाली से संबंधित है। कासगंज जिले के पटियाली ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इन्हें तूती ए हिंद नाम के जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भी यमुना नदी तट पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी वाराणसी। वाराणसी यानी कि काशी संसार के सबसे प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त काल में टेराकोटा यानी कि पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। यह गुप्तकालीन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है जो ईंटों से बना है।
अगला प्रश्न है आपका कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। इसका 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। अगला प्रश्न है आपका कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर स्थान पर है, जो कि कानपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो ये औरंगजेब ने करवाया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे पक्के ईंटों और विश्राम स्थलों का निर्माण मुगल काल में हुआ था। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मुहम्मद खान बंगस ने की, जबकि घाटों के ऐतिहासिक संदर्भ में औरंगजेब माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? तो शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई जाती है जो शैल पर बनी है? तो ये पाई जाती है दुधई में। ललितपुर जिले के दुधई गांव से भगवान नृसिंह की 35 फीट ऊंची चट्टान काटकर बनाई गई प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहां मर गए थे, यानी कि उन्होंने यहां पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है आपका कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका रामभर स्तूप है। तो यहाँ पर क्या स्थित है? रामभर स्तूप स्थित है। ठीक है, तो कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यहाँ पर रामभर स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ है? तो ये स्थित है लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा यानी कि भूल भुलैया लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे आसफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। यूपी SSC लोअर एग्जाम 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो कहाँ स्थित है? तो ये कौशाम्बी में स्थित है। घोषिताराम बिहार कौशाम्बी में स्थित है। इसे श्रेष्ठी घोषित ने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है आपका डी, वाराणसी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि में स्थित है। तो ये स्थित है मथुरा में। यूपी SSC लोअर 2019 का प्रश्न है। मथुरा स्थित कंकाली टीले की खुदाई में भव्य जैन स्तूप और जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में स्थित है। तो यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है आपका कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसे सूरसेन क्षेत्र कहा जाता था, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। अगला प्रश्न है आपका कि 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता था? तो जो महाजनपद काल था उसमें चेदी किसे कहा जाता था? तो सही उत्तर है आपका बुंदेलखंड को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुंदेलखंड के क्षेत्र को चेदी महाजनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। अगला प्रश्न है आपका कि राजा हर्षवर्धन ने रिक्त स्थान में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कन्नौज। यूपीपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में भद्र विहार नामक शिक्षा एवं ज्ञान के बृहद केंद्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण किए गए शेरों के मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, तो किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो यह सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। अगला प्रश्न है आपका कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है आपका बुंदेलखंड। प्राचीन और पूर्व मध्यकाल में चंदेल राजाओं की शासन के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजाग भुक्ति कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को रिक्त स्थान से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो सही उत्तर है आपका सी, इलाहाबाद। वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद प्रयागराज से आंशिक रूप से और बाद में पूर्णतः लखनऊ स्थानांतरित की गई।
अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध की मां देवदेह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। तो कहां पर है? सही उत्तर है आपका ए देवरिया। महात्मा बुद्ध की माता महामाया कोलिय वंश के देवदेह राज्य की राजकुमारी थी। यह क्षेत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने रिक्त स्थान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो सही उत्तर है आपका बी, बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार 1845 था, जिसे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के संरक्षण में संपादित किया गया था। ये गोविंद रघुनाथ जो लिखा है, इनके कहीं कहीं पर दो नाम देखने को मिलते हैं। कहीं पर गोविंद रघुनाथ देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर गोविंद नारायण थत्ते देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका फर्रुखाबाद में। महाभारत काल में पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का स्थान भेड़ कुंड वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है और यह यूपीपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो यह हुआ था एटा जिले में, जो अब वर्तमान में कासगंज जिले के अंतर्गत पटियाली ग्राम में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के स्थित है। तो सही उत्तर है आपका फैजाबाद में। अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अपनी बेगम की याद में फैजाबाद अब अयोध्या में बहू बेगम का मकबरा बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? और सही उत्तर है इसका आपका लखनऊ। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो यहां पर पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। यूपी ट्रिपल द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉस्क कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है जौनपुर में। इसे सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि अवध राज्य, जिसे औध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो सही उत्तर है आपका सी, नवाब। अवध के शासकों ने स्वयं को नवाब यानी कि नवाब वजीर की उपाधि से सुशोभित किया था। सादत खान बुरहान उल मुल्क इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आप सभी इससे परिचित होंगे। यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका चित्तू पांडे। लोअर एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना करने वाले चित्तू पांडे को शेर ए बलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? यूपी ट्रिपल एससी लोअर एग्जाम 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल। यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, बार बार प्रश्न ये पूछता है यूपी ट्रिपल एससी। अगला प्रश्न है आपका कि परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और योगी परमहंस श्री योगानंद का जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। अगला प्रश्न है आपका कि इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका बदायूं में। यूपी ट्रिपल एससी लोअर का प्रश्न है। नवाब इखलाक खान का मकबरा बदायूं में स्थित है, जिसका निर्माण उनकी बेगम ने करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक स्थित है? तो सही उत्तर है आपका वाराणसी। सारनाथ प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के अत्यंत निकट स्थित है, जहां बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, यानी कि अपना पहला उपदेश दिया था।
अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो सही उत्तर है आपका वर्ष 1950। इसी उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यहां पर लियाकत अली ने किया था। तो ये आपके हिस्ट्री के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। देखिए, जो यूपी हिस्ट्री है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रश्नों को जरूर देखिए और तैयारी करते रहिए। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे चैनल की सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर तैयारी करते रहिए और खुद को मजबूत बनाइए, खुद को सकारात्मक विचारों से जोड़ते रहिए। नकारात्मक, खुद को कमजोर साबित करने वाले, खुद को बेचारा बनाने वाले इन विचारों से दूर रहिए, तभी आप सफलता और जीवन का आनंद ले पाएंगे। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।